नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा करी कि क्यों मुझे ये लगता है कि जो उत्तराखंड के नए भू कानून 2025 में आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन कर कर बनाए गए हैं, वे क्यों बिना दांत के कानून लगते हैं और जिस उद्देश्य से उत्तराखंड के भू कानून 2025 में बनाए गए, मुझे क्यों लगता है कि वे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते। तो पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा करी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो मैं संक्षेप में ये बता दूं कि उसमें क्यों मुझे ये लगता है कि ये जो कानून हैं, जिनको नए भू कानून कहा जा रहा है और जिनकी आपने बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी होंगी कि सशक्त भू कानून दिए, उत्तराखंड को सशक्त भू कानून दिए, मुझे क्यों लगता है कि ये जो भू कानून है ये सशक्त नहीं है। और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मैं दो बिंदुओं के हिसाब से कर रहा हूँ। एक तो जो कानून है, कानून को किस तरीके से देखना चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि वास्तविकता क्या है कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो या वह जमीन खरीद पाता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो आइए पहले बिंदु को देख लें कि कानून क्यों लगता है कि वह उतना सशक्त नहीं है जितना कि उसको बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो नए भू कानून है, इसने साल 2018 में, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जो बाहरी व्यक्ति के लिए आवासीय पर्पस के लिए जो ज़मीन खरीदने की लिमिट थी, उन्होंने उसको 250 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 500 स्क्वायर मीटर कर दिया था, दुगना कर दिया था। अब जो नए भू कानून आए हैं उसमें उस सीमा को अगेन 250 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। और इसमें एक और जो संशोधन है जिसके कारण कि ज़्यादा लोगों को ये बताया जा रहा है कि बहुत सशक्त भू कानून है, वह शायद यह है कि 154 सेक्शन जो है उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया और इसमें कहा है कि ये जो लिमिट है, ये जो सीमा है, ये प्रति परिवार यहाँ पर लागू होगी। अब जो ये वाला जो एक बिंदु था जिसको बहुत बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है, उसमें कुछ परेशानी है जिसको कि मैं आपको कानून के नज़रिए से और एक जो वास्तविकता होती है उसके नज़रिए से बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, देखने में तो ये लगता है कि आपने एक परिवार के लिए प्रति परिवार अगर आपने लिमिट लगा दी है 250 स्क्वायर मीटर की, या क्योंकि 240 स्क्वायर मीटर का होता है एक नाली, 240 करीब, तो करीब एक नाली भूमि की जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वह बाहरी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है और इसमें उतनी ज़मीन बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसका विश्लेषण करें, तो परिवार ऐसे भी बनते हैं जैसे माना कि कोई पति पत्नी हैं जिनके 2 वयस्क बच्चे हैं, दोनों ही 18 साल से ऊपर हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं, दोनों ही बच्चों के अपने अपने परिवार हैं। तो अब यहाँ पर परिवार के डेफिनेशन के हिसाब से 3 परिवार हो गए। अब क्योंकि जो भारत में परिवार की संरचना होती है, जिस तरीके से बच्चों को पाला जाता है, उसमें क्या होता है कि ये जो तीनों लोग होंगे, ये जो 3 परिवार होंगे, ये क्योंकि बहुत कनेक्टेड हैं, इनका इमोशनल कनेक्ट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है, और जो यहाँ पर सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनका ट्रस्ट है, उनका अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट है। तो अगर वे कहीं और रहते हैं और यहाँ पर वे भूमि लेना चाहते हैं तो ऐसा भी वे कर सकते हैं कि वे तीनों एक ही जगह पे अगल बगल ज़मीन लेके उसको क्लब कर लें। तो नॉर्मल परिस्थिति में भी अगर उन्होंने इससे पहले कहीं ज़मीन नहीं ली है जिसका कि वे शपथ पत्र देंगे, कानून में ये भी है, इसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है कि हम लोगों से शपथ पत्र मांगेंगे कि उन्होंने ये 250 स्क्वायर मीटर ज़मीन उत्तराखंड में बाहर इससे पहले तो कभी परचेज नहीं करी है किसी परिवार ने। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर इस तरीके का एक ही परिवार से निकल के 3 परिवार बन जाते हैं जोड़ के, तो वे तीनों एक साथ ज़मीन लेके भी वो 750 स्क्वायर मीटर या फिर करीब करीब 3 नाली से ज़्यादा ज़मीन वे एक साथ खरीद सकते हैं। अब जो दूसरी बात थी वह ये था कि दूसरी बात जो बोली गई कि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़ के बाकी जो 11 जिले होंगे वहाँ पर बागवानी या कृषि भूमि बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक बात होती है कि देखिए, जब ज़मीनें
इकट्ठी करी जाती हैं तो वे दूसरी तरीके से इकट्ठी करी जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरल ज़मीन का ही लैंड यूज़ बदल के, क्योंकि लैंड यूज़ तो बदला जाता है, यहीं का ही व्यक्ति उस ज़मीन का लैंड यूज़ बदल के उसको छोटे छोटे पैकेट्स में करके 250 स्क्वायर मीटर के वैसे वह उसको बेच सकता है। पिछले वीडियो में ये वाला बिंदु बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो ये लिमिट है, फिर आपने जो दो सबसे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे प्रॉस्परस दो राज्य थे, उधम सिंह नगर और दूसरा हरिद्वार, इनको आपने इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर कर दिया और यहाँ पर ज़मीनें बहुत हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर फार्मिंग लैंड भी, एग्रीकल्चरल लैंड भी बाहर का आदमी खरीद सकता है। अब इसके अतिरिक्त एक और जो बात को बहुत बोला जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है, उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम, इसमें 12.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन तो कोई नहीं खरीद सकता। तो देखिए, विशेष यहाँ पर कुछ इन्होंने और रास्ते खोल दिए हैं, जिसमें यह है कि सरकार की अनुमति से, विशेष परमिशन से वे खरीद सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अपने दूसरे बिंदु पर आऊँगा कि ये तो हो गई कि कानून की बात। अब दूसरी बात ये है कि वास्तविकता क्या है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की वास्तविकता ये है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब उत्तराखंड बना था तो ये आवश्यकता मानी गई, उससे पहले जो आंदोलन हुए उत्तराखंड के, उसमें ये आवश्यकता मानी गई कि उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि बहुत ही एक अलग संस्कृति है हमारी, तो इसको अगर आपने संरक्षण देना, बचाव देना है, तो उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है कि उत्तराखंड की जल जंगल ज़मीन को भी आपने बचाना पड़ेगा। तो अगर आप उत्तराखंड की जंगल ज़मीन को नहीं बचा पाएंगे तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ का व्यक्ति तो पलायन कर जाएगा और जो बाहरी व्यक्ति है यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप संकीर्ण विचार से मत सोचिए। मैं एक वकील हूँ, मैं आपको इसके पहलू बता रहा हूँ। मैं अपना विचार आप पर नहीं थोप रहा हूँ और ना मैं किसी को यहाँ पर जज कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को उसकी वस्तु स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फैक्ट ये था कि उस समय ये माना गया कि जल जंगल ज़मीन को जब संरक्षित किया जाएगा, यहाँ के लोगों पर ही रखा जाएगा, तभी यहाँ की का कल्चर भी बचेगा, यहाँ की संस्कृति भी बचेगी, यहाँ की पारिस्थितिकी भी बचेगी, इकोसिस्टम भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। अब जो दूसरी बात है, तो अगर माना कि आप यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो यहाँ का कहने का अर्थ ये है कि यहाँ का कल्चर नहीं बचेगा, और इसका मतलब है कि यहाँ की जंगल नहीं बचेगी, ज़मीन नहीं बचेगा, और जल जंगल ज़मीन वह नहीं बचेगा। इसका आप उदाहरण ये भी देख रहे हैं कि जितना पर्यटन हो रहा है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जा रहा है तो अब आपको कल्चर का और पर्यावरण का नुकसान तो दिखने लगा। पिछले साल जो धराली में हुआ, उत्तरकाशी के धराली में, वह भी इसी कारण हुआ कि बहुत ज़्यादा वाहन जा रहा है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पर्यटन चल रहा है, इतना क्राउड जा रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, सड़कें बन रही हैं, जिससे कि उत्तराखंड में ये जितना भी विनाश हो रहा है। अब जो दूसरा बिंदु है वह यह है कि उत्तराखंड के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो आपको ये पता है कि उत्तराखंड एक गरीब राज्य है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो उत्तराखंड है उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वह कम है, और इसकी तुलना में जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, भले वो राजस्थान हो, भले ही वह पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये वैसे प्रॉस्परस राज्य हैं। ये उत्तराखंड के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यहाँ की आय ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप यहाँ की ज़मीन को बचाएंगे नहीं तो बाहर का व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह यहाँ की ज़मीनें खरीद लेगा, और यहाँ पर जो ये 250 स्क्वायर मीटर की रिस्ट्रिक्शन है ये भी आपके काम नहीं आएगी। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये आपके काम नहीं आएगी। यहाँ की ज़मीनें बाहरी व्यक्ति खरीद लेंगे, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास बाइंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी,
वह जमीन के ज़्यादा दाम दे पाएगा, और क्योंकि यहाँ का व्यक्ति गरीब है तो उससे ये ज़मीन चली जाएगी। अब यहाँ पर कई लोगों को यहाँ आपत्ति होगी कि आप उत्तराखंड के व्यक्ति को गरीब क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, हम भी उत्तराखंड के ही हैं। हम गरीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये प्रति व्यक्ति आय है, पहली बात तो जो और राज्यों की तुलना में, पड़ोसी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कम है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसने भी सांख्यिकी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उसको ये पता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वह एक एवरेज है, वह एक औसत है। और जो औसत होता है वह कभी भी क्लियर पिक्चर, सही पिक्चर नहीं दिखाता। जहाँ पर कि लोगों के बीच में डिफरेंस हो, लोगों की आयों में बहुत बहुत डिफरेंस हो, असमानता हो, वह वहाँ पर सही पिक्चर नहीं दिखाता। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। माना कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए जो है उसकी महीने की तनख्वाह या साल की मान लीजिए, क्योंकि साल का कैलकुलेशन, साल की उसकी 1 लाख रुपए, जो बी है उसकी 5 लाख रुपए, और जो सी है उसकी 10 लाख रुपए। तो कहने का अर्थ ये है कि ए की 1 लाख रुपए, बी की 4 लाख रुपए वार्षिक आय, और सी की 10 लाख रुपए। तो अगर हम इनकी प्रति व्यक्ति आय निकालें औसत, तो इन तीनों की जो प्रति व्यक्ति आय आएगी वह आएगी 5 लाख रुपए। लेकिन अब आपको पता है कि वास्तविकता तो ये नहीं है। ए की तो 1 लाख तनख्वाह है, हम ये कैसे कह दें कि ए की 5 लाख तनख्वाह है, और जो बी की 4 लाख है हम उसकी भी कैसे कह दें कि उसकी तनख्वाह 5 लाख है, उसकी तो 5 लाख से 1 लाख कम है। और वास्तविकता ये है कि सी की तनख्वाह 10 लाख है, उसकी 10 लाख है, तो हम ये कैसे कहते हैं कि उसकी 5 ही लाख है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो औसत होता है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वैसे भी वह एक अच्छा तरीका नहीं है आपको ऐसी जगह पे लोगों की आय का निर्धारण करने का जहाँ पर कि वैसे ही बहुत ज़्यादा असमानता है। उत्तराखंड में असमानता है, भारत की ही तरह उत्तराखंड में भी असमानता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर बाहर का व्यक्ति बहुत आसानी से, जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड से ज़्यादा है, वे यहाँ पर बहुत आसानी से ज़मीनें खरीद लेंगे और खरीद पाएंगे। तो इसके अतिरिक्त जो 12.5 एकड़ की जो है वो विशेष परिस्थिति में ये सीलिंग भी फ्लाउट करी जा सकती है। और एक और जो बिंदु है वह यह है कि सरकारी परमिशन से ये सारी लिमिट्स को आप एक्सीड कर सकते हैं अगर आप बाहरी व्यक्ति भी हैं। और ये माना जाता है कि जो बाहरी व्यक्ति है और जो दूसरे राज्य में ज़मीन ले रहा है और ज़्यादा ज़मीन ले रहा है, वह वैसे ही बहुत प्रभावशाली है, वह धन के रूप में संपन्न है, और वह अपने कॉन्टैक्ट्स के रूप में, अपने नेटवर्क के रूप में भी वह संपन्न है। उसकी सत्ता से और सबसे बहुत उसकी निकटता है, तो उसके लिए अनुमति लेना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होगा। तो अब अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा सुझाव क्या है। तो मेरा सुझाव सीधा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इस हल के अलावा कोई और इसका हल है। इसका हल सीधा सा ये है कि आपको उत्तराखंड में किसी भी पर्पज़ के लिए यहाँ के डोमिसाइल के अलावा, और डोमिसाइल ऐसे हर व्यक्ति को मिल सकता है जो लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं, उसमें बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं जो 15 साल ऐसे रेगुलर यहाँ पर आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए रह रहे हैं, वे भी डोमिसाइल हो सकते हैं। अगर आप उनके अलावा किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, तभी उत्तराखंड जैसे राज्य की ज़मीन बच सकती है। और उसके पीछे मैंने आपके कारण बता दिए कि अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन से छूट देंगे तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं वे यहाँ के लोगों से छूट जाएंगी और बाहरी लोग धीरे धीरे यहाँ पर ज़मीनों को खरीद लेंगे। तो ये एक संक्षिप्त सा विश्लेषण था उत्तराखंड भू कानून पर। और एक मैंने आपको हल बताया था कि आपको एक ब्लैंकेट बैन करना पड़ेगा उत्तराखंड के बाहरी व्यक्ति जो यहाँ का डोमिसाइल नहीं है उसके ज़मीन की खरीद पर, तभी उत्तराखंड की जल, जंगल, ज़मीन और संस्कृति बच सकती है।
ये उत्तराखंड पोर्टल की एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। मैं अधिवक्ता अनिल बिष्ट, आपसे निवेदन है कि किसी और विषय पर उत्तराखंड के से संबंधित किसी और चर्चा आपके साथ हम भविष्य में करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।